चौधरी साहब होते तो हड़का देते आज। मैं सुन रहा हूं बस। मैं अपनी बात चालू रखूं, पीछे तक आवाज जा रही है? अभी मुझसे पहले सुखबीर गठीना जी ने, चौधरी साहब ने जो आप सबके लिए, किसानों के लिए संदेश दिया था, वो उनके द्वारा लिखी गई आखिरी चिट्ठी थी, वे पढ़ के सुनाई। आदरणीय सोमपाल शास्त्री जी ने काफी इतिहास से जुड़ी बात आपको बताई, चौधरी साहब के समय की बात आपको बताई। आज जिन परिस्थितियों में मैं आपके बीच आया हूं, हमने एक आशीर्वाद पथ कार्यक्रम को चलाया। छपरौली वासियों ने बहुत प्यार के साथ एक रस्म को अदा किया, एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन हम सबको महसूस हुआ था कि आवश्यकता थी कि मैं लोगों के बीच जाऊं। इसलिए आशीर्वाद पथ कार्यक्रम का संचालन हुआ। आज उस कार्यक्रम का समापन बड़ौत में है। कल 31 तारीख को लखनऊ में सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर हम अपना घोषणा पत्र भी सार्वजनिक करेंगे। मैं आपके बीच आकर यही कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ी है। इस मंच के साथ सर समाज का आशीर्वाद आज आपने मुझे दिया, मुझे पगड़ी पहनाई। पगड़ी की अपनी मान्यताएं हैं हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में। वो पगड़ी आपके विश्वास का प्रतीक है। आपके लगाव और मान सम्मान का प्रतीक है। मुझे इसकी लाज रखनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि जो चौधरी चरण सिंह जी की जो सोच थी, जो चौधरी अजीत सिंह जी के आपके लिए प्रयास थे, उनको आगे बढ़ाने में आप सब, हमारे नौजवान भाई, मेरी बहनें, हमारे बुजुर्ग, आप सबका निरंतर सहयोग हमें मिलता रहे। रास्ता बहुत कठिन है, चुनौतीपूर्ण वक्त है। आज जब मैं आ रहा था तो आज ही खबर मिली, टीकरी बॉर्डर पे भी करण सिंह नाम के एक किसान जो जींस के थे, 63 साल
की आयु थी। वहां आंदोलन में वो लोग वे भाग ले रहे थे, उनका निधन हो गया। अनगिनत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। सैकड़ों लोग तो वहां आंदोलन में वहां स्थल पे बैठे बैठे चले गए और लखीमपुर की घटना भी, वह घाव भी अभी ताजे हैं। वहीं जो आपकी जीविका के से जुड़े जो प्रश्न है, निरंतर आप भी महसूस कर रहे हो कि गिरावट आ रही। एनसीआरबी का डेटा, जो गृह मंत्रालय का डेटा होता है, उन्होंने अभी जानकारी दी है। उनका प्रतिवेदन अभी जारी हुआ है। उसमें लिखा गया है कि 2020 में खेतीहर मजदूरों की जो संख्या थी जिन्होंने आत्महत्या की, 18% की वृद्धि है। यानी खेती से जुड़े अगर गरीब हमारे मजदूर भाई इतनी संख्या में आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि कितना बड़ा संकट आज खेती के सामने और किसान कमेरे वर्ग के सामने आ चुका। आपकी लागत लगातार बढ़ रही है। आज खाद की समस्या पूरे देश में कई राज्यों में भयंकर स्थिति है। मारामारी हो रही है इस खाद के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी सरकार पे कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कृषि मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं कि खाद की पर्याप्त मात्राएं राज्यों को भेज दी गई हैं। हमारे राज्य के सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री हैं कृषि के, उस विभाग के, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि हमारी वार्ता चल रही है केंद्र सरकार से और बहुत जल्द रेक आ जाएंगी खाद की। लेकिन कमी है, किसान जानते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन कोई उन बातों को बोलने वाला नहीं रहा। बोलने वाला कोई होता, अगर आपके वकील मजबूत होते तो क्या 1 साल तक इस तरह से आंदोलन करने की जरूरत होती? कभी नहीं हुआ। इतना लंबा आंदोलन मैंने नहीं देखा। एक तो उस बात से पता लगता है कि किसान कितने दृढ़ निश्चय से वहां बैठे हैं, कितने मजबूत हैं। लेकिन यह बात भी तो है कि सरकार उनकी क्यों नहीं मान रही। पूर्व की सरकारें मान लेती थी, 10 मांगे, 10 में से 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लो। हालात ये हैं, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मैं तो एक टेलीफोन कॉल दूर हूं। जब कोई प्रयास करेगा किसान संगठन से जुड़ा व्यक्ति, मैं तो हल निकलना चाहता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री कोई सुनवाई उनकी नहीं कर रहे। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कार्यक्रम में थे लखनऊ में। पहले तो जो बैनर तैयार हो रहा था उसमें लग रहा था, लिखा जा रहा था, फिर एक बार योगी सरकार। फिर योगी हटा के लिखना पड़ा भाजपा सरकार। मतलब कुछ तो पता लग लिया उन्हें। लेकिन कल कितना बड़ा झूठ गृह मंत्री आपके बीच बोल गई। ये तो झूठ का एक और उदाहरण है। गृह मंत्री कह गए
टेनी जी बगल में बैठे हैं, योगी जी बगल में बैठे और कह रहे हैं कि पहले बाहुबली इतने थे, अब वे जो है दूर देखने को भी नहीं मिलते बाहुबली। बगल में बैठा रखे बाहुबली। और फिर कितनी ताज्जुब करने वाली बात, गृह मंत्री कहते हैं कि पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अब मेरठ विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने को बेटियां जो पहले थी, मेरठ विश्वविद्यालय में दाखिला है और दिल्ली में किराए का मकान लेना पड़ता था कि वहां जाके पढ़ा करेगी। ऐसी कोई बात थी क्या? मनगढ़ंत बातें बनाकर मेरठ को भी बदनाम करना चाह रही है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश को बदनाम करना चाह रही है। और अब कह रहे हैं अब तो गहने लाद कर स्कूटी पे रात को 12 बजे भी महिलाएं घूम सकती हैं। हम बड़ौत में कभी देखी रात को 12 बजे स्कूटी पे को? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चैलेंज है। अब हालात इतने बिगड़ चुके, अपराध इतना बढ़ चुका है। अमित शाह जी भी अगर माला पहन के ना दिन में ही 12 बजे कहीं घूम लेंगे, लूट जाएंगे। झूठ की पराकाष्ठा, कुछ ही बोल लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं 2 महीने बच रहे उनके वादे पे। सोमपाल जी ने बात आपको याद दिलाई थी कि दुगनी होनी आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कह रहे हैं कि हम नई योजना लाए, उड़ान 2। ऐसा लगता है कोई फिल्म पिक्चर का नाम है उड़ान 2। अभी जॉन अब्राहम मोटरसाइकिल पर चल के ऐसे उड़ जाएगा। नहीं, ये योजना है केंद्र सरकार की। और दावा सुन लो, कह कि इस योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश का और देश का किसान कोई पाइनएप्पल उगा रहा तो वो भी जाके विदेश में हवाई जहाज में उसे लाद के जाके बेच सकता है। तो यहां का कोई किसान गन्ना लाद के हवाई जहाज की टिकट लेके फ्रांस में जाके बेचेगा क्या? तो ये सारी ठप योजनाएं हैं, किसके लिए बन रही हैं? नाम किसान का लिया जाता है, काम किसी और के लिए हो रहा है। ये जो किसान बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी एक और मांग है। एक तो काले कृषि कानून है 3 नए वाले, उनका विरोध है। और एक विरोध हो रहा है बिजली के 2003 बिजली कानून में जो परिवर्तन मोदी जी करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने उसको समझा ही नहीं, अभी पढ़ा नहीं है क्या है। अभी आपके किसान की कैटेगरी अलग है, उपभोक्ताओं की अलग अलग वर्ग हैं। अगर ये कानून में संशोधन जो लाना चाहते हैं ये पारित हो गया तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा, पूरे देश में एक ही कैटेगरी होगी। घरेलू जो ग्राहक है, चाहे किसान है चाहे गरीब, कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही कैटेगरी होगी। और भाव का निस्तारण, उस प्रक्रिया में राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं बचेगा।
यानी कि सीधी सीधी बात है, अदानी जी और अंबानी जी बैठ के तय करेंगे आपकी बिजली की रेट क्या हो, क्या दर हो, और राज्य की सरकार कुछ करनी पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था लाके किसका भला होना है? इन्हीं का भला होगा, पूंजीपतियों का भला होगा। कितने उदाहरण दे सकता हूं। अभी हमारे प्रदेश में गन्ना आयोग ने आदेश जारी किया कि कोल्हू में रिकवरी कम आ रही है 6%। जब तक 8.5-9 नहीं होगी इनको चलने नहीं दिया जाएगा। पढ़ा आपने? सीधा चोट आप पे ही तो लगेगी इस पे, और लाभ जो है धन्ना सेठों को होगा। तो सीधी सीधी सरकार किन के लिए काम कर रही है? आपके लिए तो कर नहीं रही। नाम किसान का लेते, काम किसी और का कर रहे हैं। और आप हिसाब लगा लो, ये नोटबंदी लाए थे। नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा लाभ हो गया, गरीब और अमीर के बीच में फासला कम हो जाएगा। नोटबंदी के उस अनुभव में, उस कड़वे अनुभव में आपने भी सीखा, बड़े लोग तो ताकतवर हो गए, उनको संपत्ति का भाव गिर गया, सरकारी कंपनियों के भाव गिर गए, सब चीजों के भाव गिर गए, अब वो सब खरीद रहे हैं। अदानी जी एसबीआई से लोन लेते हैं, सरकार की कोई भी कंपनी नीलाम होती है वो खरीद लेते हैं, सारे एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। क्या बचा है? एलआईसी, रेलवे, सब कुछ तो बेचने जा रहे हैं। तो सरकारी क्षेत्र में तो नौकरी बचनी नहीं, कोई नौकरी नहीं बचनी। और नौकरी पे तो इतना बड़ा झूठ इन्होंने बोल ही रखा है, मोदी जी ने बोला था। और योगी जी की बात आपको बताऊं, अलग अलग तारीख पे अलग अलग उनके बयान हैं। मेरा भाई चाहे तो गूगल पे सर्च मार लेना, आपको पता लग जाएगा। उन्होंने शुरुआत की 17 जुलाई 2017 में, उन्होंने बयान दिया, नई नई सरकार बनी थी, उन्होंने कहा मैं 70 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, हमारी सरकार 70 लाख नौकरी देगी। ये 2017 का बयान है। फिर अप्रैल 2020 में उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार की तैयारियां हैं, हम तुरंत 15 लाख नौकरी देने की स्थिति में हैं। और फिर अगले महीने मई में उन्होंने बयान दिया कि इस आपदा में रोज हम 50 लाख नौकरी दे रहे हैं। योगी जी के बयान है। और बड़ौद से चल के चाहे दिल्ली मेट्रो में जाके देख लेना, चाहे किसी देश के किसी बड़े शहर में जाके देख लो, होर्डिंग लग रहे यूपी नंबर 1। योगी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि योगी जी ने 5 साल में 4 लाख नौकरी दी। खुद कह रहे, अब कह रहे 4 लाख नौकरी दी है। जो कह रहे थे कि 70 लाख देंगे, जो कह रहे थे 15 लाख ले लो, जो कह रहे थे रोज 50 लाख ले रहे हैं, अब कह रहे हमसे 4 लाख दी गई। 4 लाख तो इनका तो कोई हिसाब ही नहीं। मोदी जी का तो रिमोट कंट्रोल बड़े लोगों के हाथ में है और इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। योगी जी का कोई कंट्रोल नहीं है, कब क्या बोल दें कोई हिसाब नहीं। मैं आपसे जुड़ी जो बातें हमने कुछ अध्ययन करके तय किए हैं कि समाधान कैसे हो, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। इसलिए तो लेने आया हूं कि जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे जूझना है, हल निकालने हैं। राजनीति भी माध्यम है, राजनीतिक मंच पे अगर इन विषयों पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो हल तो मिलना ही नहीं। कोई पार्टी चुनाव के 4 महीने 5 महीने पहले मुद्दों की बात नहीं करना चाहते, वो मुद्दे बताना नहीं चाहते। चुनाव के कुल 10-15 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी होता है, अखबार में छोटी सी एक खबर निकल जाती है कि ये वादा किया, बाकी कोई चर्चा नहीं होती। फिर वही जातियों में धर्म के आधार पे वोट कर दो, सरकार क्यों बनाई थी, उससे हिसाब क्या लोगे, किसी मतदाता को पता ही नहीं। बिना वोट मांगे विधायकों को वोट मिल गई और ये जनपद
में तो कुछ हमारे बीच के ही थे, वहां चले गए, उनको फिर भी वोट मिल गए। वो जब तक हमारे यहां थे आप लोग बताते थे निकम्मे आदमी है, तो ये तो बेकार हो लिए, इन्हें मत लड़ाना चौधरी साहब। और वहां चले गए तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल चमक सी आ गई, बन गए विधायक। ये इसलिए हुआ, ये उसके कुछ मूल कारण हैं। मूल कारण है कि हम विचारधारा की बात नहीं कर पा रहे, हम मुद्दों की बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। और इसलिए इस बार हमने फैसला किया, कोई टिकट का मसला नहीं, चुनाव के कोई वोट की बात नहीं, लेकिन चुनाव हम किन मुद्दों पर लड़ेंगे वो मुद्दे पहले सार्वजनिक करो। हो सकता है कि जो मैं घोषणा कर रहा हूं ये आपको कुछ कम लगे, हो सकता है कि मेरे घोषणा करने के बाद सरकार पे कुछ दबाव बन जाए। आपको पता है कि मैंने बात कही है कि मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं 3 किस्त में। हम 23 दिसंबर में वो 6,000 को बढ़ाकर 12,000 देंगे किसानों को। जो लघु किसान है, जो कम जोत पे खेती कर रहा है, उसे 15,000 देंगे। अभी चुनाव के पहले 23 दिसंबर एक और तारीख आने वाली है, आने वाली 23 दिसंबर। हो सकता है मेरी घोषणा करने से और गांव-गांव ये मेरी घोषणा आप पहुंचाओगे, हो सकता है मोदी जी पे कोई दबाव बन जाए, कुछ और कर दें। हमें कोई गुरेज नहीं, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन एक वादा है कि मोदी जी जितना देंगे वैसे तो देने के नहीं कुछ, लेकिन जितनी घोषणा करेंगे उससे ज्यादा हम करेंगे। योगी जी का एक ही फॉर्मूला, इनका चुनाव का एक ही फॉर्मूला है। योगी जी चाहते हैं कि अगला चुनाव योगी जी पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अच्छा वो नहीं मिला तो औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे, और कुछ है नहीं पे, कोई बात है। अब क्रिकेट की बात हो, मेरी राय तो यह है कि योगी जी अगर क्रिकेट की बात करनी है कि अगला चुनाव पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना है आपको, तो मोदी जी से करवाना। क्यों? तो मोदी से ज्यादा कोई फेंक नहीं सकता। अच्छा बल्लेबाजी करा के देख लो, उनसे बल्लेबाजी करा लो, मिनटों में शतक पार हो जाएगा। क्यों? डीजल का क्या भाव चल रहा है बताओ, शतक पार ही हो लिया। ये किसकी देन है? हमारे खिलाड़ी कोई पदक जीत के आते हैं तब सबसे पहले मोदी जी उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, जैसे कि कोई खिलाड़ी का योगदान ही नहीं था। मोदी जी ट्रेनिंग कराते थे, रोज दौड़ कराते थे, लेकिन जब दाव उल्टा पड़ता है तब कहीं दिखाई नहीं देते मोदी जी। पेट्रोल पंप पे मोदी जी की
मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी हुई है सब जगह। लेकिन आप सवाल कर लो कि मोदी जी टैक्स कुछ कम कर लो, कुछ राहत दे दो, तब कहीं नहीं, मौन, कोई जवाब दे नहीं। किसान आत्महत्या करता, कोई जवाब दे नहीं। जिम्मेदार नहीं है मोदी जी, तब तो व्यवस्था है। 70 साल है, उनको दोष नहीं दे सकते। अरे योगी जी काम नहीं कर रहे, अरे अफसर काम नहीं कर रहा, नहीं, दोष किसी अफसर को नहीं दे सकते आप। आपकी सोच में खोट है। यहां मैं बड़ौद की जमीन से 3 नई बात करना चाहता हूं, घोषणाएं जो हमने कहीं नहीं करी। पहली बात तो यह है कि मैं जानता हूं हम लोग एनसीआर में हैं और तेज गति से इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। एक ऐसा उद्योग है जहां रोजगार भी बहुत मिलता है और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जितना भट्टा उद्योग है बागपत में, बहुत बड़ा योगदान है उसका। मेरे समझ से तो लाख से भी पार आंकड़ा जाएगा, 1 लाख से भी ज्यादा लोग अभी भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कोई प्लॉट बेच रहा है, कोई एजेंट है, कोई कर्मचारी है, कोई भट्टा उद्योग में मजदूर है, कोई बड़ी बड़ी इमारत बन रही है वहां काम कर रहे हैं। 1 लाख से कम नहीं होगा बागपत जिले का। सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है इसमें, इस क्षेत्र में। जब से मोदी जी आए भट्टा बैठा दिया इसका, और आखिर किसान का भी नुकसान है, क्यों? किसान की जो जमीन संपत्ति एक संपत्ति है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने की जरूरत है। जब ये आपदा आई, महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी घटा दी थी, वहां गतिविधि देखो फिर चढ़ गई। हरियाणा में गतिविधियां तेज हैं, दिल्ली में गतिविधियां तेज हैं, यूपी में नहीं है। यूपी में खरीदी नहीं हो रही। हमने फैसला लिया है कि हमारी सरकार बनेगी, अभी स्टैंप ड्यूटी 7% है ना, जमीन खरीदोगे 7% ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टैंप 7% को घटाकर हम 2% करेंगे। सरकार के राजस्व में नुकसान नहीं होगा, सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो कमी होगी, ज्यादा संख्या में, ज्यादा तादाद में जब ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, कमी भरपाई हो जाएगी उसकी। अभी महिलाओं को 1% की स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलती है, लेकिन वो सिर्फ 10 लाख तक की सीमा है। हमने तय किया कि 10 लाख तक तो एक तो 2% कर दी स्टैंप, 10 लाख के ऊपर अगर कोई महिला विक्रेता होगी तो उसको 1% की 10 लाख के ऊपर भी हम छूट देंगे। भूमि अधिग्रहण के विषय को लेकर मैंने भी बहुत प्रयास किए। चौधरी चरण सिंह जी उसी समय लिखा करते थे, उस बात को चिंतित थे। भूमि सुधार को लेकर उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए, चकबंदी, जमींदारी उन्मूलन, ऐतिहासिक काम किए। आपको जमीन का मालिक बनाया। बड़े बड़े लोग आके औने पौने दामों पे सरकार की मदद लेके जमीन एक्वायर करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए चौधरी अजीत सिंह जी ने पहल की और हम सबके प्रयास से नया कानून 2013 में पारित हुआ था। लेकिन मैं मानता हूं कि यूपी में इतनी जमीनें पड़ी हैं, सरकारी विभागों पे इतनी जमीन पड़ी है, कोई आकलन ही नहीं है। हमारी सरकार आएगी, किसी भी किसान से जमीन लेने की जरूरत नहीं होगी। लैंड मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन हम गठित करेंगे। पहले जो सरकारी संपत्तियां हैं सभी विभागों में, सरकारी कंपनियों पर जो अतिरिक्त जमीनें हैं उनका सर्वेक्षण होगा। जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आओ जमीन लो, कारखाने लगाओ, रोजगार दो। किसान से जमीन लेने की कोई आवश्यकता उस तरह से नहीं पड़ने वाली।
दूसरी बात मैं यहां खेल के विषय को लेकर करना चाहता हूं। कितने खिलाड़ी हैं हमारे यहां। ये स्टेडियम चौधरी साहब ने दिया था, इसलिए दिया था कि क्षेत्र की परंपरा आगे बनी रहे, खिलाड़ी विकसित हों, उनको मौका मिले, प्रतिभाओं को वह चमकेंगी, क्षेत्र का रोशन करेंगे नौजवान। हमने तय किया 100 गज का खोखा, हमने तय किया है हमारी सरकार बनेगी, हर ब्लॉक में जैसे ये स्टेडियम देख रहे हो, मल्टी स्पोर्ट फैसिलिटी आधुनिक हर ब्लॉक के स्तर पे हम बनाएंगे। प्रदेश के 850 ब्लॉक में। ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप देखते हैं कि खिलाड़ी कोई चैंपियन बनता है, पदक जीतता है, रिटायर हो जाता है, उसके बाद पुलिस में उसको नौकरी मिल जाती है, बस इनकाउंटर करो। वो खिलाड़ियों के बीच समय नहीं दे पाता, समय नहीं दे पाता। एक आध की नौकरी भी लग जाती है पुलिस में, लेकिन वो समय खेल को नहीं दे पाता, नए खिलाड़ी विकसित नहीं हो पाते। हमने सोचा है जो खिलाड़ी हैं, जो चैंपियन हैं, उनको खिलाड़ियों के बीच में रखो, युवाओं के बीच में रखो, तब खेल विकसित होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के हर एक ब्लॉक में खेल मित्र के नाम से एक नया पद हम बनाएंगे, जिसमें सिर्फ पूर्व खिलाड़ियों को ही रखा जाएगा। और ये जो स्टेडियम का रखरखाव हो, स्कूल में आकर नए चैंपियन को, उभरते खिलाड़ियों को चिन्हित करने की बात हो, उनको प्रशिक्षण देने की बात हो, ये जिम्मेदारी खेल मित्र की होगी। तीसरी बड़ी बात, जो यहां सबसे बड़ी फसल है, जो नई बात कह रहा हूं, गन्ने की। गन्ने की बात तो आप जानते हो, इन्होंने क्या वादा किया था, मोदी जी खुद कह गए थे 400 से ज्यादा मिलेगा। इतने महाकंजूस तो हमने देखा ही नहीं। योगी जी तो अच्छे खट्टर जी थे, खट्टर ने भी ज्यादा दे दिया भाव, इससे अच्छा तो खट्टर है। 5 साल में रेट कितना बढ़ा, 25 पैसे। अब इसका उपाय क्या है? जिस तरह स्वामीनाथन आयोग की यहां चर्चा हुई थी, जिस तरह दूसरी फसलों में मांग उठती है कि 1.5 गुना लागत का हो, क्या गन्ने की फसल में 1.5 गुना लागत का मिल रहा है आपको? तो जब मूल निर्धारण होता है, जब मूल का निर्धारण होता है, उस प्रक्रिया में जिस तरह दूसरी फसलों में 1.5 गुना का फॉर्मूले को अपनाया गया है, हमारी सरकार बनेगी, पहले ही सत्र में 1.5 गुना गन्ने का फसल का दाम हम तय करेंगे। उसके पश्चात, पहले सत्र के पश्चात जो गन्ना पिरोई सत्र होगा, उसके बाद उस भाव को, जो एसएपी है, उस भाव को महंगाई के सूचकांक से हम जोड़ देंगे। महंगाई के सूचकांक के जोड़ने से आपको लाभ हो जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। आपको भी मालूम है कि अगले साल क्या भाव मिलेगा, कितना मिलेगा। जितनी लागत बढ़ रही उस हिसाब से आपका भाव भी बढ़ता जाएगा। फिर उसमें राजनीति नहीं होनी, उसमें इनकी भाजपा की सरकार आके रोक नहीं लगा पाएगी। वो फॉर्मूला को हम अपनाएंगे। ये तो 3 नई बात हो गई। शिक्षा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, स्टेडियम तो मैंने कह दिया हर ब्लॉक में देंगे, हर ब्लॉक में। शिक्षा के संबंध में जो आज सरकारी स्कूल हैं, बहुत बुरी हालत है। लगभग 8 या 9% आंकड़ा है, 9% बच्चे जो स्कूल में हैं, 8वीं कक्षा के बाद जिन्होंने दाखिला ले रखा है, 9वीं में दाखिल नहीं लेते। ड्रॉप आउट रेशियो कहते हैं इसको, बहुत हाई है। इसलिए सरकारी व्यवस्था, जो सरकारी स्कूल है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, उनको संसाधन देने की जरूरत है। हमने तय किया 2030 तक जितने सरकारी स्कूल हैं, उनमें इंग्लिश मीडियम, वोकेशनल शिक्षा और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था हम बनाएंगे। अब ये नौजवान तो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जो टोपी और पगड़ी पहने बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, पेंशन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। अभी 60 साल से ऊपर को जो पेंशन मिलती है, 500 रुपए मिलती है। 500 है ना,
3 गुना करेंगे 1500 देंगे। 80 से ऊपर 800 मिलती है, 3 गुना करेंगे 2400 देंगे। मैं जानता हूं यह पर्याप्त नहीं है, मैं जानता हूं यह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं ये शुरुआत हुई है। दिल खोल के काम करेगी आपकी सरकार, आपके लिए दिल खोल के, खजाने खोल के काम करेंगे। मैं आखिर में मजदूर भाइयों के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि बिना मजदूर कोई किसान परिवार जिंदा नहीं रह सकता। किसान मजदूर का एका है। मजदूर में जो नरेगा में कार्यरत मजदूर हैं, आप भी जानते हो कई प्रधान होंगे यहां, ईमानदारी से जो सरकारी दर है मजदूरी के, उसमें मजदूर नहीं मिलते। ईमानदारी से कोई प्रधान काम नहीं करा सकता उन दोनों को। कोई प्रधान नहीं करा सकता। मेरा चैलेंज है, कोई प्रधान ईमानदारी से नरेगा की जो सरकारी दर है उत्तर प्रदेश में, उस पे काम करा के दिखा दे। नहीं हो सकता। हरियाणा बगल का राज्य है, वहां मजदूरी की दर 310 रुपए है, यहां 40% कम है। हमारी सरकार बनेगी, देश में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूरी की दर 320 रुपए तो कम से कम हम तय करेंगे। अब मैं नौकरी की कुछ बात कहना चाहता हूं। योगी ने कही थी 70 लाख और दी गई 4 लाख। छह महीने में पुलिस में, स्वास्थ्य में, शिक्षा के विभाग में जो लंबित भर्तियां उनको पूरा करेंगे। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर, सरकारी भ्रष्टाचार को कम कर और जिस तरह से कोई नया उद्यमी या स्वरोजगार के जो कोई साधन तैयार कर सकता है, उस पे सरकार अंकुश लगाती है। उन चीजों को हटाकर हमने ये हिसाब लगाया है और 5 साल बाद पूरा हिसाब आप मुझसे ले पाओगे कि हमारी सरकार बनेगी, 1 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। 1 करोड़। मैं बिल्कुल आखिर में ये बात याद आ गई, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने पाया पिछले 15 दिन से लगातार मैं नई विधि के माध्यम से भी आपके सुझाव ले रहा था, और जैसे जैसे हम जनपद में जा रहे थे, मांग पत्र हमें मिल रहे थे, लोग अपने सुझाव दे रहे थे। नंबर 1 पे जो बात निकल के आई वो थी कि लोग परेशान हैं बिजली के बिल को लेकर। पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली योगी ने आके कर दी। पहले नहीं थी स्थिति। 2018 में हमने पोल खोल धावा बोल अभियान छेड़ा था, हमें मालूम था ये होने जा रहा, लेकिन बिल रुक नहीं पाए, मीटर भी लग गए। अब तो ट्यूबवेल पे भी मीटर लग रहे हैं। नहीं, मीटर हटवाने की बात नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो संभव है। सीधी बात है, किसान और बुनकर, 2 श्रेणी है, किसान और बुनकर। इनके लिए हमने तय कर दिया और हम करके दिखाएंगे। पुराना बिल माफ, आगे की दर हाफ। एक बार मेरे साथ कह के दिखाओ, पुराना बिल, आगे की दर, पुराना बिल, आगे की दर। आपने तो छत उठा दिया। अगर ये सब चाहते हो, मैं आपको एक काम सौंपना चाहता हूं, अगर ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की बनाना चाहते हैं आप लोग, मुझे नौजवानों से ज्यादा उम्मीद है। आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। जहां जहां लोकदल कमजोर था,
वे कमजोरियां आप जानते हो, जो हमारी कमजोरियां रही पूर्व में, जो हमारे भाई भटक गए हो या जहां हमारी कम वोट निकलती हो, अपने घर को छोड़ करके पहले उस क्षेत्र में जाके जोड़ने का प्रयास करना। आप करोगे कि नहीं करोगे? मैं आखिर में चौधरी अजीत सिंह जी से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। चौधरी साहब आपसे बेहद लगाव रखते थे और आपने देखा होगा आपके बीच वो हमेशा मुस्कुराते थे, डांटते भी थे, उससे ज्यादा मुस्कुराते भी थे। और जो शायद उनके मुजफ्फरनगर चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम हुआ था मुजफ्फरनगर में, उन्होंने दिल खोल के बात भी कही थी कि मुझे कोई चुनाव हार जीत से कोई मतलब नहीं, मुझे आपके बीच आने में आनंद आता है। तो मुझे वे बातें याद हैं, वो बातें मेरे दिल में रहेंगी और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके उन रिश्तों की कदर करूंगा, इज्जत करूंगा और आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा, ये वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मीटिंग के अध्यक्ष जी आगे मीटिंग का आशीर्वाद देंगे, खत्म करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सब साथियों को सुना, सम्मानित नेता जैन जी को, शास्त्री जी को सुना। जिस शांति से आपने भाषण सुना उसके लिए मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। जमींदार मजदूर मसीहा हर क्षेत्र में